गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब अपन कल वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी गाउस के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। वो हमने एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर लिया था, रोड ली थी। आज हम एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट लेंगे। देखिए, सबसे पहले जो मैं बात बोल रहा हूं आपके सामने, वो मैं ये बोल रहा हूं नॉन कंडक्टिंग शीट। ओके, नॉन कंडक्टिंग शीट, अचालक परत, इसका हिंदी में अर्थ होता है अचालक परत। और एक इसके बाद में 10 आगे वाला एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा कंडक्टिंग शीट। ओके बच्चों, ये दो नाम है, एक तो नॉन कंडक्टिंग शीट और एक कंडक्टिंग शीट। ये हो जाएगी हमारे पास चालक परत। अब जो ये नॉन कंडक्टिंग शीट और कंडक्टिंग शीट है, इसमें फर्क क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों एक जैसे टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है एकदम, और दोनों में केवल छोटा सा माइनर डिफरेंस है। अगर वो माइनर डिफरेंस आप पहचान जाते हो, कंसीडर कर पाते हो, तो ये दोनों टॉपिक एकदम एक जैसे हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट का मतलब ये होता है कि जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो शीट पर, तो वो शीट के केवल बाहर की तरफ नहीं रहकर अंदर की तरफ भी आ जाता है। इसका मतलब शीट के अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज होता है नॉन कंडक्टिंग शीट में। बट इफ वी हैव एन कंडक्टिंग शीट, यदि हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट हो, कंडक्टर हो, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, चालक है, तो उसमें जो चार्ज होगा वो केवल बाहरी सरफेस पर, एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर रहेगा। एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग शीट में चार्ज कहां चला जाता है? अंदर भी चला जाता है। आई बात समझ में कि नॉन कंडक्टिंग शीट में चार्ज अंदर भी होगा, और जबकि कंडक्टिंग शीट में केवल चार्ज कहां होगा? बाहर वितरित होगा, एक्सटर्नल साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक दैट नॉन कंडक्टिंग शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट at any point which at distance r from this sheet. Okay, so then let us start this topic, and after this topic we also have discussed about second topic which is about the conducting sheet. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन नॉन कंडक्टिंग शीट के बारे में करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट आ गई। अब देखना, जब ये नॉन कंडक्टिंग शीट है और मान लिया कि इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, शीट है, इसका मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं। जब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ जाती है तो चार्ज डेंसिटी कौन सी लेते हैं हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं। इस बात का जरूर याद रखना है, इस बात को, कि जब सेकंड 2 डायमेंशनल अपने पास सरफेस आ जाता है तो कौन सी डेंसिटी लेते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा प्लस आवेश घनत्व। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब चार्ज को हमने इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट माना है हमने, और O, इस O पॉइंट से एक R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, एक और R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है बच्चों R डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है? P। इस P पॉइंट के ऊपर जो चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके कारण से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। किस रूल से करना है? डोस के रूल से। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहां से L डिस्टेंस ऊपर और L डिस्टेंस नीचे, हम क्या करते हैं? 2 एरियाज ले लेते हैं। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट मान लिया हमने, ये पॉइंट हमने मान लिया R, और ये पॉइंट हमने मान लिया S। यहां का जो इन्फिनिटेसिमल एरियाज है, ये एकदम सूक्ष्मतम अल्पांश है, ये हम छोटे क्षेत्रफल ले रहे हैं। ये मान लिया इसका एरिया कितना A1 है और इसका एरिया कितना है A2। अब ये इससे इधर दूरी पर ये इससे दूरी आ गई और ये इससे दूरी आ गई। पता है आपको कि RP बराबर होगा SP के, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज सेम एंड दिस डिस्टेंस इज सेम, एंड P is situated at R distance from point A. Okay, तो then RP is equals to SP। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। वो की वो जो हमने कल वाले टॉपिक पे किया था, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, मान लीजिए DE1। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, DE2। Then we have to divide DE1 and DE2 into their horizontal and vertical components। हमें DE1 और DE2 को उनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करना होगा। हम कर देते हैं, हमने मान लिया कि इन दोनों घटकों को विभाजित कर दिया, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये भी ऑब्वियसली थीटा होगा, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब ये DE1
cos थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा d इंटू cos थीटा। ओके, ये आ जाएगा d इंटू sin थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा d इवन sin थीटा। वही वापस कल वाली चीज। अब वी नो दैट d इवन एंड d इंटू आर इक्वल, बिकॉज चार्ज इज इक्वल, जिसका मान हम डेंसिटी तो ले रहे हैं सिग्मा, तो देन टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा गुना एस, हमने क्या मान लिया एरिया। ओके, तो चार्ज इज इक्वल एंड डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट R एंड S आर सेम, RP बराबर SP, तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ द D इवन बराबर D E2। जब मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो डिफरेंस केवल किसका होगा, डायरेक्शन का होगा बच्चों। जब डिफरेंस जब डायरेक्शन का आ जाता है तो हमें पता है कि इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसके कारण होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कारण होती है। कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कारण होती है। ओके, तो देन वापस वही बात आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द शीट। जो अपनी ये शीट है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई। अभी हमने केवल इसके लिए डायरेक्शन को पता किया है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना। तो जब मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है हमें, तो हमें पहले वाले वीडियो के बाकी ही एक स्ट्रक्चर को इमेजिन करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि जब भी गाउस लॉ लगाएंगे तो उससे पहले हम एक स्ट्रक्चर को इमेजिन करेंगे। अब वापस होगी वो बात, गाउस लॉ कौन से स्ट्रक्चर पे लगता है, कौन से सरफेस पे लगता है, क्लोज्ड सरफेस पे लगता है बच्चों। क्लोज सरफेस का मतलब बंद सतह, मतलब 3D स्ट्रक्चर को वी हैव टू इमेजिन एन 3D स्ट्रक्चर। हमें एक 3D स्ट्रक्चर को इमेजिन करना पड़ेगा। कल भी हमने एक सिलेंडर को इमेजिन किया था, आज भी यहाँ हम एक सिलेंडर को इमेजिन करेंगे। एक सीट है बच्चों, और पता है आपको सीट कुछ इस प्रकार से होती है, ये आप सब जानते हो अच्छी तरीके से कि सीट कुछ इस प्रकार से ही होती है। इसका मतलब सीट की कुछ न कुछ मोटाई भी अवश्य होगी। ओके, तो देन नाउ वी हैव टू इमेजिन एन ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ओके, उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की एरिया, उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का एरिया कितना मान लेंगे, एस मान लेंगे। कितना मान लेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया एस मान लेंगे। ओके, और उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ मान लेंगे इस आर के ट्वाइस, 2r के बराबर। तो नाउ वी हैव टू इमेजिन एन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ 2r लेंथ एंड एस क्रॉस सेक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हम 2r लेंथ का और s एरिया का एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। अब जो ये अपना बेलन होगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। इसमें इस डायग्राम में हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन का पता किया है, जो कि आई है परपेंडिकुलर टू द शीट। ओके, नाउ अब एक सिलेंडर की संरचना बनाता हूं। मैं आपको यहाँ पे सिलेंडर की संरचना बना के दिखाता हूं, जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। अगर मैं इसी में बनाऊं, ये मिटाऊं यहां से, ये सारा कुछ, सीट ऐसे कैसी रहेगी बच्चों, सीट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सीट एज इट इज रहेगी अपनी। थोड़ी सी अपने को इमेजिनेशन पावर बढ़ानी है और अपने लिए ये आ गया एक सिलेंडर की कल्पना अपन कर लेते हैं। आपकी बुक में एकदम डायग्राम दिया हुआ होगा, कैसा आपको डायग्राम बनाना है। ये सिलेंडर की कल्पना हम कर लेते हैं, ये आ गया अपना सिलेंडर। ओके, अब ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मान लिया ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो अपर सरफेस, जिसको हम मान लेते हैं टॉप, एक नीचे वाला सरफेस जो कि बेस हो गया, एक बीच वाला कर्व सरफेस। तो यहाँ पे भी 3 होंगे। ये तो हो गया हमारा S1, ये कर्व सरफेस को मान लिया S2 और इसको मान लिया हमने S3। बोलो कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर टू द शीट। तो ये परपेंडिकुलर टू द शीट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बट नाउ वी हैव टू आल्सो knowing that the direction of the aerial vector of all these cross section. So first of all we have to consider that S1 cross section. जो S1 वाला क्रॉस सेक्शन है, इसकी एरियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगी, E, इधर की तरफ। ओके, इस S2 क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की तरफ, D S2। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां जा रही है, इधर की तरफ जा रही है बच्चों। ओके, ये DS3, ये DS3 भी इधर की तरफ और E भी इधर की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। कोई दिक्कत। वापस सुन लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो आपको पता है परपेंडिकुलर टू द शीट होगी, शीट के परपेंडिकुलर रहेगी। बट क्रॉस सेक्शन का जो एरियल वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। एंड इन द 3D स्ट्रक्चर
we also have to take that the direction of a real vector into the direction of a upward direction, बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें लेना पड़ता है, न कि इनवर्ड डायरेक्शन में हमें ले सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब अपन वही वापस गाउस का फॉर्मूला लगाते हैं। गाउस का फॉर्मूला क्या कहता है कि फ्लक्स related to any closed structure E dot ds, okay, is equals to the summation of q and epsilon naught। एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। Here summation of q that the total charge enclosed by the 3D structure, okay, total charge enclosed by the structure that we have considered in our derivation। ये टोटल चार्ज है, ये कुल आवेश का मान है जो कि परिबद्ध किया हुआ है किस कौन सी संरचना के द्वारा, जिस संरचना को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब हमने कौन सी इंटेंसिटी ली है, कौन सी डेंसिटी ली है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देन टोटल चार्ज कितना है, सिग्मा एस। ओके, तो देन फाई ई डॉट ds बच्चों s बराबर आ गया सिग्मा s बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस इंटीग्रेशन बिटवीन into three parts because the cylindrical structure have three different parts, S1, S2 and S3। okay, now we have to divide। तो then हम इसको डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा E डॉट ds1। कल वाला टॉपिक है सेम एज इट इज, बस थोड़ा सा फर्क ये इतना ही है, वो एक रोड थी, ये एक शीट है। रोड 1 डायमेंशनल होती है, शीट विल बी 2 डायमेंशनल। ओके, ये आ गया E डॉट ds2 प्लस ES3 E डॉट ds3। ओके बच्चों, ये आ गया सिग्मा s बटा एप्सिलॉन नॉट। एज इट इज उतारा है हमने केवल इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट्स आपको इस जो ये अपना डायग्राम है उसमें देखने को आपको मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको डॉट प्रोडक्ट को चेंज करना है। डॉट प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हो, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं वापस, इसको यहां तक मैं थोड़ा सा कर देता हूं। अब इसको ऊपर लिखता हूं, फिर क्या आता है तो ये आ गया S1, ये आ गया E ds1 cos थीटा। ओके, ये आ गया S2 के लिए E ds2 cos थीटा। ये आ गया S3 के लिए E ds3 cos थीटा बराबर समीशन q बटा एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत। अब बात करेंगे थीटा निकालने की। थीटा क्या है, सबसे पहले S1 वाले में देखना, S1 में ds1 और E की डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ है, इसका मतलब थीटा कितना, 0। इसमें देखना दोनों के बीच थीटा कितना बेटा, 90 डिग्री। इसमें कितना है, दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल है। तो पुट कर देते हैं सारे मान, तो आएगा S1 E ds1 cos 0। ओके, ये आ गया S2 E ds2 cos 90। ओके, ये आ गया S3 E ds3 cos 0। ये वापस समीशन q, समीशन q को हम क्या लिख रहे हैं, सिग्मा s, तो हमने लिखा सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, देन दिस टर्म विल बी कैन बी रिमूव। ओके, इसको हम यहां से हटा सकते हैं क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, तो दिस टर्म विल बी 0। तो देन हमारे पास आ जाएगा S1 E ds1 cos 0 का मान 1 प्लस E ds2 S2 बराबर आ जाएगा सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखना, मिटाता हूं इसको यहां पे नीचे से, और ds1 एंड ds2 नहीं आगे क्या आएगा, ds3 वाला पार्ट, ds2 वाला पार्ट तो हट चुका है यहां से। अब ds1 एंड ds3 दोनों सर्कुलर सरफेस है सिलेंडर के, दोनों सिलेंडर के सर्कुलर सरफेस है, और उसके हमने क्रॉस सेक्शन को कितना मान लिया था, s मान लिया था। तो देन वी हैव टू पुट हियर ds1 बराबर ds3 बराबर s। ओके, इंटीग्रेशन करना है इनका, ये s1 के लिए और ये s3 के लिए। तो ये मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, दोनों के ई को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ES प्लस ES बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ES प्लस ES बराबर कितना हो जाएगा, 2ES। तो देन 2ES बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S बच्चों गायब हो रहा है,
एस से एस कैंसिल आउट, ई का मान कितना आ जाएगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपना टॉपिक का मेन फॉर्मूला आ जाता है, E बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से बात क्या दिखाई दे रही है आपको कि E इज प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा, E इज प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा, कि जैसे जैसे सिग्मा इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे E की वैल्यू भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ओके, ये हमारे लिए फॉर्मूला आया है नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। बट मैंने आपको बताया था एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग के बीच में। क्या डिफरेंस बताया था मैंने आपको ये कहा था कि अब देखना जो ये वाला पार्ट है वो इस शीट के अंदर होता है, क्यों? क्योंकि ये शीट मोटी होती है थोड़ी, इस शीट के अंदर होता है और इसमें हमने चार्ज को माना है कि इसमें चार्ज अभी तक एग्जिस्टेंस करता है। बट इन कंडक्टिंग शीट जो चालक परत होती है उसमें हम ये नहीं मान सकते कि अंदर वाले बाहर की तरफ चार्ज होता है, बिकॉज उसमें जो चार्ज होता है वो सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर। इसका मतलब वो चार्ज यहां रहेगा केवल, न कि यहां जाएगा। ओके, तो देन S1 वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैं यहां इसको ये यहां तक जो होगा वो सेम का सेम रहेगा, बट मैं यहां से अगले वाले टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। बच्चों इस वीडियो को थोड़ा समझने का प्रयास करना, इस वीडियो में दो टॉपिक साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपना जो पहले वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, बट मैं आपको थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं एक लाइन, इन कंडक्टिंग शीट the charge distributed on external surface। ओके बच्चों, ये बात मैंने आपको लिख दी। इसका मतलब चार्ज केवल कहां रहेगा, एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर रहेगा, न कि इंटरनल सरफेस के ऊपर। ये इंटरनल वाला पार्ट है। इसका मतलब जब इंटरनल में चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां से आएगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो देन इन S1 एरिया implies that E will also be zero। जब E जीरो हो जाएगा S1 में तो दिस टर्म्स आल्सो इक्वल टू बी जीरो, और ये टर्म ऐसे ही इक्वल है। तो इन कंडक्टिंग शीट केवल कौन सी टर्म रहेगी, S3 E ds3 बराबर सिग्मा S बटा एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या लिखा था, ds1 और ds3 का इंटीग्रेशन क्या लिखा था, S लिखा था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। तो E S बराबर सिग्मा S बटा एप्सिलॉन नॉट। S से S क्या हो गया, कैंसिल आउट, E बराबर आ गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। वहां पे देखोगे आपके फॉर्मूले में आया था E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां आया है E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये तो था नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए और ये था कंडक्टिंग शीट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट में केवल इतना ही फर्क होता है कि कंडक्टिंग शीट में तो जो चार्ज होता है वो बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, और नॉन कंडक्टिंग शीट में चार्ज अंदर भी चला जाता है। इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग शीट में हम अंदर वाले एरियाज को भी कंसीडर करेंगे, जबकि कंडक्टिंग शीट में अंदर वाले एरियाज कंसीडर नहीं होंगे। तो बच्चों ये इस वीडियो में जितने मिनट का ये वीडियो बना है इसको गौर से देखना, इसमें आपके दो टॉपिक इंक्लूड है और ये दोनों ही टॉपिक बराबर वेटेज के टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में आने लायक टॉपिक है। इनको ध्यान से देखना और इनके बारे में जो भी आपके मन में क्वेरीज हो और इनको जरूर एक बार देखने के बाद रफ कॉपी में निकाल के देखना, और जो भी क्वेरीज मन में उठे तो मेरे को आप पूछ सकते हो फोन कॉल या मैसेज के द्वारा। ओके।